Hello. Good morning, friends. एक छोटा सा अनाउंसमेंट, एक प्रोग्राम के सिलसिले में है। ये मंथन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं इलीगल इमिग्रेशन पे चैलेंजेस टू इंडियन आइडेंटिटी एंड द वे फॉरवर्ड। एडवोकेट जे साई दीपक, ही इज द स्पीकर, इंजीनियर टर्न लॉयर। वेन्यू है चिटनवीस सेंटर, बनियान हॉल, सिविल लाइंस। डेट 21 जुलाई, मेरे ख्याल से कल, 5:45 PM ऑनवर्ड इवनिंग टाइम में है। इन लोगों के ऑर्गेनाइज लेक्चर बहुत अच्छे स्पीकर रहते हैं, इसलिए जिनको भी थोड़ा भी अपने फ्यूचर के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो अटेंड करो। बराबर। सो टुमारो एट 5:45 PM, चिटनवीस सेंटर, सिविल लाइंस। इलीगल इमिग्रेशन के टॉपिक पे है। आपके इंटर ग्रुप 1 में इंस्टीट्यूट ने डिबेंचर रिडम्पशन पे नया मॉड्यूल इशू किया, यानी कि वो लास्ट मोमेंट में फालतू के फालतू कुछ तो भी कर देने का। फिर वो स्टूडेंट में सब में पैनिक शुरू हो जाता, अरे बोले अमेंडमेंट हो गए, अमेंडमेंट हो गए। उन्होंने सिंकिंग फंड मेथड जो अपन ने पढ़े थे डिबेंचर रिडम्पशन की, वो हटा दिया। लिखा नहीं है बट उसमें है ही नहीं, मतलब हटा दिया। दैट इज द ओनली मेजर चेंज। बाकी जो कुछ दिया है वो सब अपन ने पढ़ा हुआ है, उसमें ऐसा कुछ भी खास बात नहीं है। फिर भी मैंने एक पेज में उस पर एक छोटा सा राइटअप बनाया हुआ है, जो कैप्स में मैंने भेजा है, तो वेबसाइट वगैरह में अपलोड हो जाएगा। जब भी आपको फुर्सत मिले उसमें से देख लेना। 12 मेन जो है वो क्या है, सिंकिंग फंड मेथड उन्होंने हटा दिया, और कुछ भी उसमें खास बात नहीं है, बाकी सब चीजें वही। नाउ विल स्टार्ट। आपके आईपीसी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो सबसे पहले AS7 अपन सीक्वेंस में ही चलेंगे। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बाद में गाइडेंस नोट। AS7 का टाइटल है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स किस चीजों से रिलेटेड है ये? तो जनरली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम, इस टाइप के जो इवन बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, वो भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इनके कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बोला तो देर आर ऑलवेज टू पार्टीज। वन इज द कॉन्ट्रैक्टी, जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, बराबर। AS7 इज साइलेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्टी के बारे में कुछ नहीं बताता। कारण सिंपल है, कॉन्ट्रैक्टी के लिए खुद का एसेट रहेगा। फॉर एग्जांपल वो बिल्डिंग बनवा रहा अपनी, तो उसके लिए वो फिक्स एसेट है, प्रॉपर्टी है,
वो AS10 के हिसाब से उसकी अकाउंटिंग करेगा। AS7 बात करता है इसमें जो दूसरी पार्टी है यानी कि कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में AS7 बात करता है। तो इसमें जो कुछ पढ़ोगे वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए बिजनेस एक्टिविटी हो गई। कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या है? ये बिजनेस एक्टिविटी है। अब इस AS की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जनरली ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं दिस आर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब ये मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में स्प्रेड होते हैं। ये इसका मेन पॉइंट है, ध्यान देना। दे स्प्रेड इनटू मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। शुरू होते 1 साल में, कंप्लीट होंगे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल में। इसीलिए AS7 की जरूरत है। अदरवाइज सेम ईयर में काम शुरू हुआ, सेम ईयर में कंप्लीट हो गया तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आप पूरी इनकम अकाउंट करो, पूरा खर्चा अकाउंट करो, यानी पूरा प्रॉफिट अकाउंट करो। लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 1 ईयर में स्प्रेड होते हैं तो सवाल उठता है कि भी इस ईयर में जिसमें वो काम पूरा नहीं हुआ है, पार्ट हुआ है, तो इस ईयर में इनकम कितनी अकाउंट करना, खर्चा कितना अकाउंट करना, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना अकाउंट करना। यही है AS7 में, इनकम रिकॉग्निशन, उसका खर्चा रिकॉग्निशन, उसका प्रॉफिट। इसके लिए 2 मेथड्स बोली जाती है। एक को बोलते हैं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब आप पूरी इनकम, पूरे एक्सपेंस, इसका मतलब पूरा प्रॉफिट अकाउंट करोगे। पुराने AS7 में इट वॉज अलाउड, अब नहीं है, नॉट अलाउड। तो ये मेथड या कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड अब अलाउड नहीं है। अब जो आपको अकाउंटिंग करना है उसको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, ये मेथड आपके अलाउड है। ओनली 1 मेथड। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड मतलब जितना काम हो गया उतनी इनकम अकाउंट करो, उतना खर्चा अकाउंट करो, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हो गया उतना ही प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट अकाउंट होगा। दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। अब ये सोच के देखो, आप अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट आपका तीसरे साल में कंप्लीट हुआ तो मतलब पूरा इनकम, पूरा एक्सपेंस, पूरा प्रॉफिट आप तीसरे साल में अकाउंट करते थे। इसका मतलब पहले साल भी तो काम हुआ ना, बट कुछ इनकम प्रॉफिट अकाउंट नहीं हुआ। दूसरे साल में भी काम हुआ पर वो अकाउंट नहीं हुआ। तो इसलिए दिस वाज नॉट ए प्रॉपर मेथड। ये हर साल के परफॉर्मेंस को बराबर मेजर करके देगा। हर साल कितना काम हुआ उसके हिसाब से इनकम, उसके हिसाब से एक्सपेंस, उसके हिसाब से प्रॉफिट अकाउंट होगा। तो ये मेथड ज्यादा लॉजिकल भी है और अब यही अलाउड है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो इसमें जो कुछ अपन पढ़ेंगे वो यही मेथड है। अब इसमें एक पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं अपन कि भाई आउटकम ऑफ द contract can be estimated reliably, यानी आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्या होगा उसका मतलब वो फाइनल होगा, उसमें आगे और कितने खर्चे होंगे, कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, ये सब को बोलेंगे आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसको रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो तो आपका जवाब रहेगा यस। अगर यस बोला तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड विल अप्लाई। अगर आपका जवाब रहा नो तो फिर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड अप्लाई नहीं होगी।
तो ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी है जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आउटकम उसका फाइनल रिजल्ट, यानी उस सब चीजों को आप रिलायबली एस्टिमेट कर सकते क्या। तो नो कब होगा, नो रहेगा इनिशियल स्टेजेस में, जब बिल्कुल शुरुआत हुई होगी, तब हमारे लिए कई बार पक्का बताना मुश्किल रहेगा कि अल्टीमेटली इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कई कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियल स्टेजेस में, शुरू में योर आंसर विल बी नो। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा तो आपका आंसर हो जाएगा यस। जहां से इस सवाल का जवाब यस हुआ वहां से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड शुरू होती है। अब अगर उस ईयर में आपका जवाब नो है तो क्या करेंगे, मतलब इनिशियल स्टेजेस में है तो क्या करेंगे। जैसे आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है 25% से कम काम हुआ, बराबर, तो फिर कोई प्रॉफिट अकाउंट नहीं करना। वो एक सिंपलिस्टिक वे है कॉस्टिंग पर्पस के लिए, वो यहां पर आपने अप्लाई नहीं करने का, बराबर। वो कॉस्टिंग के लिए है, ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो वो वाले नॉर्म्स जो भी आपने पढ़े कि 25% से ज्यादा हो गया 50% तक तो फिर 1/3 लेने का, 50% से ज्यादा हो गया तो 2/3 लेने का, 90% से ज्यादा हो गया एंड सो ऑन, वो आपकी कॉस्टिंग के लिए है, वो यहां पे नहीं है। समझ गए। यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी हमारे लिए लॉ की तरह हो जाता है। वो जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल पर्पस के लिए यूज कर सकता है, पर अकाउंटिंग के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए उसको ये फॉलो करने का, ठीक है। तो जहां नो बोला तो क्या होगा, यस बोला तो इस पे तो पूरी बात करना, नो बोला तो क्या होगा। इनकम should be recognized to the extent of expense incurred if realizable। मतलब ये हुआ, ज्यादा नहीं लिखूंगा यहां पे, थोड़ा ही लिख लिख के आपको बताऊंगा, क्योंकि बाकी आप किताब में से पढ़ोगे, बाकी बोल रहा हूं। इसका मतलब खर्चा तो आपको अकाउंट कर लेना है, जितना भी आपने खर्चा किया उसको आप P&L में चार्ज कर दो। अब सवाल उठता है इनकम, क्या बोलता है, इनकम शुड बी अकाउंटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, यानी जितना खर्चा किया उससे ज्यादा नहीं, और वो भी अगर कलेक्टिबल है, रियलाइजेबल है तो, बराबर। तो इनकम, इसका मतलब क्या हो गया, इस स्टेज में नो प्रॉफिट। सोच के देख लो, खर्चा अकाउंट कर लोगे बट इनकम अकाउंट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कितनी अकाउंट करोगे, जितना खर्चा किया। इसका मतलब प्रॉफिट अकाउंट होने वाला नहीं है, लॉस अकाउंट हो जाएगा बट प्रॉफिट अकाउंट नहीं होगा। तो ये हो गई जब कॉन्ट्रैक्ट आपका शुरू के स्टेज में होगा, इनिशियल स्टेजेस में होगा। नाउ रिमेंबर वेल, ये एक एक कॉन्ट्रैक्ट की अपने को अलग अलग बात करना है, बराबर। तो इसका मतलब किसी और कॉन्ट्रैक्टर के एट ए टाइम 10-10 कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हम ये जो भी बात कर रहे हैं हर एक के लिए अलग अलग उसको नॉर्म्स अप्लाई करना पड़े। तो जो कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल स्टेज में होगा उसके लिए ये नॉर्म्स। एक बार अगर उसको लग रहा है कि नहीं अब ये कॉन्ट्रैक्ट पक्का है, हमको मिल भी गया है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन सब क्लियर है, हम अच्छे से एस्टिमेट कर सकते हैं कि आगे जितना काम बाकी है उसमें कितना खर्चा होगा, उसकी रेवेन्यू कितनी होगी, उसका प्रॉफिट लॉस क्या होगा, ये हम रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं। ऐसी स्टेज आ गई होंगी तो फिर आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड अप्लाई करने का। अब इसमें अब जो भी बात कर रहे हैं हम इसी मेथड से कनेक्टेड है। तो एक तो हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो रहेंगे उसकी बात करेंगे। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें अपन बोलेंगे फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल, क्या इसको हाइब्रिड बोलेंगे, इसको कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट,
और ये हाइब्रिड, यानी दोनों के फीचर मिक्स है। अब फिक्स प्राइस में दो टाइप की सिचुएशन हो सकती है। जैसे किसी ने बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट की कीमत फिक्स हो गई कि भी 2 करोड़ में बना के देंगे, दैट इज एक वन टाइप हो गया फिक्स प्राइस। दूसरा रहता है कि जहां पे पर यूनिट रेट फिक्स कर दिया गया कि भाई जैसे पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई पूरी बिल्डिंग को पेंटिंग करना है 20 रुपीज पर स्क्वायर फीट, तो ये भी क्या कहलाएगा, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि प्राइस फिक्स है। अब उसमें जितनी भी क्वांटिटी ऑफ पेंटिंग होगी उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में वो आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन कर देंगे, ये जो भी चीज हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने पहले से क्लैरिफाई कर देना चाहिए। तो वो क्लैरिफाई करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ये चीजें आएंगी, और जितनी कॉस्ट हुई उसके ऊपर या तो वो परसेंटेज बोल सकते हैं कि भी 20% ऐड करेंगे, 30% ऐड करेंगे, या कभी हो सकता हो बोलेंगे ये कॉस्ट जितनी भी इनकर होंगी प्लस 5 लाख रुपए हमारे चार्जेस, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब हाइब्रिड यानी जिसमें दोनों के फीचर मिक्स्ड है, तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है बट विथ अपर लिमिट कि भी आपको ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन 50 लाख से ज्यादा नहीं। इसका मतलब उसमें फिक्स प्राइस का भी एलिमेंट आ गया, कॉस्ट प्लस भी है, तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में 3 टाइप प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए। अब ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इनको अकाउंटिंग के लिए सेगमेंटिंग या कंबाइनिंग, सेगमेंटिंग या कंबाइनिंग, ये क्या है पहले कि आप पेपर पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो वो कई बार बहुत सारे डिफरेंट कंसिडरेशन से इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन के पॉइंट, आपके कोई लीगल लाइसेंस वाइसेंस के पॉइंट होंगे, उसके हिसाब से आप पेपर पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो वो हमेशा रियल इकोनॉमिक डीलिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। उसी वजह से एएस में ये पॉइंट आएगा कि अगर पेपर पे एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ से 3-4 टाइप ऑफ एसेट, 3-4 अलग चीजों के कंस्ट्रक्शन का, बट एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या अकाउंटिंग पर्पस के लिए उसको हम अलग अलग टुकड़े में डिवाइड करके देखें? अगर जवाब हुआ यस, मतलब हमने सेगमेंटिंग कर दिया। सेगमेंट यानी क्या, हिस्सा, टुकड़ा। तो पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट एक है लेकिन हम अकाउंटिंग के लिए फिर उसको क्या करेंगे, अगर उसकी कंडीशंस में वो फिट बैठता होगा तो, यानी ये चॉइस नहीं है, वो पैरामीटर में फिट बैठेगा तो आपको करना ही है, वो आपको कोई चॉइस नहीं है। वो पैरामीटर में नहीं बैठेगा तो फिर आप उसको एक ट्रीट करेंगे, बराबर। और अभी आगे अपन देखेंगे कि उसका बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है कि आप उनको सेपरेटली अकाउंट कर रहे हैं या मिला के अकाउंट कर रहे हैं, उसका फर्क पड़ता है। तो फिलहाल तो पहले इसको समझ लो। तो इसका मतलब पेपर पे एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर हम उनको अलग अलग एसेट वाइज अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेगमेंटिंग। आपने उसके सेगमेंट कर दी, हिस्से बाटी कर दी। अब इसी का उल्टा, पेपर पे आपने 4 कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो सवाल उठता है कि क्या उनको चारों को अलग अलग अकाउंट करना है या कंबाइन करना है? तो उसको बोलेंगे कंबाइनिंग, कि पेपर पे 4 है पर हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए उनको मिला के एक ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर वो क्राइटेरिया में बैठेगा तो हम उसको बोलेंगे कंबाइनिंग। तो इसका मतलब ये आपके वो जो प्रिंसिपल अपन ने सीपीटी लेवल में पढ़ा था, फाउंडेशन में पढ़ा था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, उसका एप्लीकेशन है, उसका यूज है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मियर लीगल फॉर्म। तो लीगल फॉर्म क्या है, पेपर पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनाया,
तो पेपर पे तो आपने कई दूसरे रीजन से कॉन्ट्रैक्ट वैसा बनाया होगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। और अगर हमको सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन आपके लीगल फॉर्म से मैच होता हुआ नहीं दिखा, इसका मतलब लीगल फॉर्म अलग और सब्सटेंस अलग, तो हम फिर सब्सटेंस पे जाएंगे। पेपर पे एक कॉन्ट्रैक्ट है पर हम उसको अलग अलग ट्रीट करेंगे, पेपर पे अलग अलग है पर हम उसको कंबाइन करेंगे अगर सब्सटेंस उसका अलग बात बता रहा है तो, बराबर। और अगर सब्सटेंस और लीगल फॉर्म दोनों मैच हो रहे होंगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं। पेपर पे भी अलग है, अकाउंटिंग में भी हम अलग यूज कर रहे हैं। पेपर पे भी कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट है, अकाउंटिंग में भी हम कंबाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हो कि हर बार हमको ये करना है। जहां पे लीगल फॉर्म और सब्सटेंस मैच नहीं हो रहा होगा तो हम सब्सटेंस पे जाएंगे। अब क्या कंडीशन है, तो उस पे उन्होंने 3 चीजों को एम्फसाइज किया कि आपने हर एक आइटम का सेपरेट प्रपोजल दिया हुआ था, सेपरेट प्रपोजल फॉर ईच, बराबर। तो भाई पेपर पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया बाद में, लेकिन जब आपने प्रपोजल दिए थे, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहे तो उसमें एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, एक मान लीजिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, एक मान लीजिए स्विमिंग पूल है, ऐसे अलग अलग टाइप के आपने हर एक के लिए सेपरेट प्रपोजल दिया था, हर एक के लिए सेपरेट नेगोशिएशन हुए और दोनों पार्टी को चॉइस थी, चॉइस टू बोथ। दोनों कौन, ये आपके सामने दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर, दोनों को चॉइस थी मतलब जो एसेट का काम आप लेना चाहो, जो कॉन्ट्रैक्ट आप लेना चाहो लो, जो नहीं लेना चाहे मत लो। वो जो आपको देना चाहेगा उसको पटेगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। और इनकी कॉस्ट, रेवेन्यू ये आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर ये तीनों चीज में फिट बैठा तो आपको भले पेपर पे वो कॉन्ट्रैक्ट एक है पर आपको उसको अलग अलग टुकड़े में देखना पड़ेगा फॉर ईच एसेट। वो 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, जितने सेपरेट एसेट वाले होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट एक ही है पेपर पे, लेकिन हमको लगता है कि ये पैरामीटर में फिट बैठता है, तो हम कमर्शियल बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट वो ट्रीट करेंगे सेपरेट, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे सेपरेट, स्विमिंग टैंक का कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे सेपरेट। और जो भी नॉर्म्स आगे आप पढ़ोगे, जो भी अकाउंटिंग पढ़ोगे, तीनों की अलग अलग होगी, समझ गए। लेकिन अगर इसमें नहीं फिट बैठता होगा तो फिर वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा, समझ रहे हैं। फिर पूरे को मिला के एक ही ट्रीट किया जाएगा। अब मान लो उसी एग्जाम्पल को लो, पेपर पे 3 कॉन्ट्रैक्ट बने, पेपर पे 3, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का अलग, कमर्शियल बिल्डिंग का अलग, स्विमिंग पूल का अलग, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बने पेपर पे। तो सवाल उठता है कि क्या सब्सटेंस भी उससे मैच हो रहा है लाइक दिस? अगर यस तो फिर तो सेपरेट अकाउंट करना है, लेकिन अगर नो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया या पैरामीटर आपको देखने का है। तो आपने इनका जो नेगोशिएशन किया वो नेगोशिएशन एज ए सिंगल पैकेज किया हुआ है, यानी पूरे को मिला के वो नेगोशिएशन हुआ एज ए सिंगल पैकेज। वो सभी आइटम जो है वो क्लोजली इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए, कनेक्टेड हुए, closely interrelated as part of a single package। वो पूरे एक सिंगल प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पे जुड़े हुए, एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसके क्लोजली इंटररिलेटेड हिस्से के तौर पे जुड़े हुए हैं, एंड एक्सेप्टेड ऑन ए ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन, ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन के। फॉर एग्जाम्पल
मान लो कि भी उन्होंने हमको, अपन कॉन्ट्रैक्टर बन के बात करो, वही 3 में से स्विमिंग टैंक के लिए बोल रहे 10 लाख देंगे, अपना एस्टिमेट बोलता है कि ये तो 15 लाख में बनेगा। तो बताइए कि 10 लाख में आप 15 लाख की चीज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लोगे क्या? नहीं लोगे। लेकिन उन्होंने पहली कंडीशन रख दी कि भाई ये पूरा प्रोजेक्ट आपको लेना है तो पूरा हम टुकड़े टुकड़े में नहीं देंगे। आपको दिख रहा है कि भी स्विमिंग पूल वाले में तो आपको 5 लाख रुपए का नुकसान है, लेकिन कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इतनी प्रॉफिट मार्जिन है कि पूरे प्रोजेक्ट पे एक ओवरऑल रीजनेबल प्रॉफिट जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो अवेलेबल है। तो बताइए कि स्विमिंग पूल की वजह से आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ोगे क्या? नहीं। तो इसका मतलब आपने क्या किया, ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन को ध्यान में रख के कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब आप ही सोचोगे ऐसे केस में अगर अकाउंटिंग करते समय आप अलग अलग अकाउंट करोगे तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि ओके, आपने पेपर पे 3 कॉन्ट्रैक्ट बनाए, लेकिन एक्चुअल में आपने पूरे सिंगल प्रोजेक्ट ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन के तौर पे लिया हुआ है। और इनका जो काम है, यानी वो सभी जो आइटम है, सभी जो पार्ट है, परफॉर्म कंकरेंटली, मतलब एक साथ सबका काम चल रहा है, और इन सीक्वेंस, एक के बाद एक। तो सबका काम एक साथ हो रहा है या फिर कंटिन्यूअस सीक्वेंस में है, एक के बाद एक आप उनके काम कर रहे हो, तब भी हम बोलेंगे कि ये कंबाइंड करो। मतलब ये तीनों कंडीशन अगर है तो आप सोच के देखो तो आपको खुद ही लगेगा कि कितना परफेक्ट रिक्वायरमेंट है। अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं डाले जाते तो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट कम दिखाना, प्रॉफिट ज्यादा दिखाना, उसको ध्यान में रख के पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कर सकते हैं। मतलब वो रियल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को फिर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसीलिए एएस ने ये कंडीशन डाल दिया, सेगमेंटिंग या कंबाइनिंग। पेपर पे एक, अकाउंटिंग के लिए अलग अलग, पेपर पे अलग अलग, अकाउंटिंग के लिए एक, अगर वो क्राइटेरिया में बैठेगा तो। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन, यानी काम कितना हुआ, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो सवाल उठता है कि भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे मेजर करोगे? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि अलग अलग नेचर के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, इसलिए वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट आपके लिए रूल नहीं बनाते। वो बोलते डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, आप डिसाइड करो कि कौन सा तरीका वर्क परफॉर्म को अच्छे से मेजर कर सकता है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर हैज टू डिसाइड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को अपने इस चीजों की टेक्निकलिटीज मालूम रहती है, तो वो ज्यादा बेटर पोजीशन में रहेगा ये डिसाइड करने के कि कौन सा तरीका वर्क परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छे से मेजर करेगा। फिर उसके साथ साथ उन्होंने 3 तरीके वहां मेंशन कर दिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बोलते ना, वैसे 3 तरीके उन्होंने मेंशन कर दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 पे रोक दिया आपको, क्योंकि पहले वो क्या बोलता है कि भी वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब वो 3 जो तरीके उन्होंने स्पेसिफाई किए, कॉस्ट इनकर्ड, हम ये सब बात कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट पे, और अभी ये पढ़ लिया, इसका मतलब अकाउंटिंग के लिए जो आपने यूनिट डिसाइड किया होगा, बराबर, जो एक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया उसकी बात हो रही है यहां पे। पेपर पे क्या है उससे कोई मतलब नहीं, अकाउंटिंग के लिए आपका यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बराबर है, वो उसके लिए उसकी कॉस्ट इनकर्ड टू टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसका जो प्रपोर्शन है क्या है, प्रपोर्शन ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टू टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट।
भाई मान लो कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 4 करोड़, आपने खर्चा किया है अभी तक मान लो कि भी 1 करोड़, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 4 करोड़ इंटू 100, तो अपन बोलेंगे 25%, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन हो गया। बराबर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में आप जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, जितना काम हुआ उतनी रेवेन्यू, तो जैसे 25% काम हो गया तो 25% रेवेन्यू। बराबर, खर्चा भी फिर 25% टोटल एस्टिमेट का, ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट भी 25% अकाउंट होगा। बी, सर्वे ऑफ वर्क कंप्लीटेड। जैसे बिल्डिंग वगैरह के केस में आर्किटेक्ट उस पूरे का सर्वे करता है और फिर आर्किटेक्ट बताता है कि भी 40% काम हो गया, समझ रहे, तो उसको बोलेंगे सर्वे ऑफ वर्क। कंप्लीशन of a physical proportion, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 200 किलोमीटर रोड बनाने का। बराबर, अभी रोड का काम कैसा होगा, एक डायरेक्शन से शुरू होगा और कंप्लीट होता जाएगा। तो मान लीजिए कि भी इस ईयर एंड में आपके वो 200 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर का रोड बन गया है, तो वो इस कैटेगरी में बैठ सकता है। बराबर, यानी एक फिजिकल प्रोपोर्शन आपने मेजर कर लिया कि टोटल काम है 200 किलोमीटर का रोड, 60 किलोमीटर हो गया है, तो ये कैटेगरी हो गई। बराबर, ऐसी कोई और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसमें कोई यूनिफॉर्म नंबर ऑफ यूनिट्स के आप बना रहे, कोई पर्टिकुलर चीज है जो एक सरी की है, उसकी आपको 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करना है, आपने इस ईयर एंड के तक 4,000 मैन्युफैक्चर कर दिए, तो हम बोलेंगे 40% काम हो गया, लाइक दैट। तो ये ऐसा फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ वर्क डन। या फिर कोई एक्सपर्ट रहेगा जो सर्वे करेगा, जैसे बिल्डिंग में आर्किटेक्ट सर्वे कर सकता है, और वो जो ओवरऑल प्लान है, क्योंकि आर्किटेक्ट के पास ओवरऑल प्लान भी है और सामने बिल्डिंग भी दिख रही है जितनी बनी हुई है, तो इस प्लान को ध्यान रख के वो ये बता सकता है कि ये बिल्डिंग कितना काम हो चुका है। अपन बता सकते क्या? नहीं। इसका मतलब सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म विल बी बाय सम एक्सपर्ट, जो उसका जानकार होगा। ये अपना वाला काम हो गया। बराबर है, ये कॉस्ट इनकर्ड के बेसिस पे अकाउंटिंग का डाटा कि भी कितना खर्चा आपने उस कॉन्ट्रैक्ट पे किया फॉर द वर्क परफॉर्म, और उसको कंपेयर करो विद द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो प्रॉब्लम में आपको ये वाला कई बार पूछ लेते हो, इससे पता चलेगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन पता हो गया तो उसी के हिसाब से आप अकाउंट करोगे रेवेन्यू, उतनी परसेंट, उतने ही परसेंट कॉस्ट, इसका मतलब ऑटोमेटिकली उतना परसेंट प्रॉफिट। लेकिन यहां पर एक चीज होती है, इफ, या यहां लिखने में अलग से ही लिख दूंगा, if total estimate shows loss, then recognize it in full irrespective of the stage of completion. Irrespective of the stage of completion, पूरा लॉस अकाउंट करो। प्रूडेंस बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं? प्रूडेंस का यूज हो रहा है। तो अगर हमारा ओवरऑल एस्टिमेट बोलता है कि इसमें लॉस होगा, तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि कितना काम हुआ, इवन हो सकता है काम शुरू भी नहीं हुआ होगा, तो भी हम पूरा लॉस अकाउंट कर लेंगे। इसका मतलब जहां पे प्रॉफिट है वहां पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड चलती है,
जहां पे अगर ओवरऑल एस्टिमेट निगेटिव में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि टोटल लॉस को आप इमीडिएटली प्रोवाइड करो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। बराबर। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन वाला अपने को कब जरूरत पड़ता है? इफ इन प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट में है तो। इफ इन लॉस, अगर लॉस में है तो फिर पूरा का पूरा लॉस इमीडिएटली अकाउंट करो। इनकम, कॉन्ट्रैक्ट की इनकम या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बोलो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉमनली यहां वर्ड रेवेन्यू यूज करते हो। इनकम थोड़ा ज्यादा ब्रॉड वर्ड हो जाता है। रेवेन्यू का मतलब होता है जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उससे आप जो कमाते हो, जनरेट करते हो, या उसका इंसिडेंटल हो, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। इनकम में रेवेन्यू भी आ जाता है और बाकी की अदर टाइप के गेन्स वगैरह होंगे वो भी आ जाते हैं। तो इनकम थोड़ा ब्रॉड वर्ड हो जाता है, यहां पे वो लोग वर्ड यूज करेंगे रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। आप भी चाहे तो बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। इंक्लूड्स, contract revenue includes variation, claim, incentive, variation, claim, incentive। उसको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। एक इससे रिलेटेड भी वर्ड, पहले वो 4 अलग अलग बोले जाते थे, अब वो चेंजेस करके उन्होंने 3 ही रखा है, चौथे को वहां से हटा दिया, क्योंकि वो चौथा जो है वो इसके पार्ट में इंक्लूडेड है। वो एस्केलेशन, एस्केलेशन की जरूरत कहां पड़ती है? फिक्स प्राइस जहां रहा वहां पे। एस्केलेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा आपके, फिर भी मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि भाई कीमत तो आज डिसाइड हो जाती है, काम होगा आगे 2 साल 3 साल 4 साल, पता नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में तो और लंबा पीरियड रहेगा। तो सोच के देखिए कि भाई उसने आज आपको प्राइस कोट करते समय अपना अंदाज लगाया होगा कि भाई कितने प्राइजेस वगैरह रहेंगे, दोनों चीज का अंदाज लगाएगा, क्वांटिटी कितनी लगेगी उसके लिए, प्राइस क्या लगेगा। बराबर। अब इसमें से क्वांटिटी का तो उसको खुद को ज्ञान होना चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर है, काम कर रहा है तो, लेकिन प्राइस के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए जनरली एस्केलेशन प्राइस का होता है, रेट का होता है। क्वांटिटी का जनरली एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्ट ही अलाउ नहीं करेगा। अभी कोई कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि भाई मैं बिल्डिंग बनाने के लिए आपको एस्टिमेट दे रहा हूं, इसमें 10,000 बोरी सीमेंट लगेगा, इतने टन लोहा लगेगा, और फिर साथ में बोलेगा कि अगर क्वांटिटी बदली तो हम बोलेंगे भैया तुम कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम टेक्निकल एक्सपर्ट हो, ये क्वांटिटी बदलेंगी क्या? प्लान तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो इसमें क्वांटिटी का हम एस्केलेशन तुमको अलाउ नहीं करेंगे। फिर वो बोलेगा सीमेंट 200 रुपए बैग, लोहा ये 1000 रुपए टन, जितने भी 1000 बोलेगा। अब ये जो रेट वो ले रहा है, अगर वो बढ़ा चढ़ा के ज्यादा ले लेगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा होगा, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलेगा, पार्टी उसको देगी नहीं, अरे बहुत महंगा बता रहे। अब अगर वो कम रखने की कोशिश करे और कल को मार्केट में प्राइसेस ज्यादा बढ़ गए तो उसके लिए तो पूरा प्रोजेक्ट लॉस मेकिंग हो जाएगा। ऐसे जगह पे वो बोलेगा कि भाई रेट मैं ये ले रहा हूं अपने कैलकुलेशन में, सीमेंट का ये रेट, लोहे का ये रेट, जो भी मेजर प्रोडक्ट इनपुट होंगे वो रेट दे देगा और बताएगा कि भाई अगर ये रेट बढ़ते हैं तो फिर हम ये प्राइस को बढ़ाएंगे। कितना? अगेन दोनों पार्टियों के ऊपर डिपेंड करता है।
100% भी हो सकता है कि जितना बढ़ेगा पूरा भाई मैं आपसे लूंगा, या हो सकता है कि भी 75% मैं आपसे लूंगा, 25% मैं भी, वॉट एवर इज एग्रीड बिटवीन देम, उनके बीच में जो भी जिस टाइप से एग्री हुआ उसको बोलते हैं अपन एस्केलेशन। तो इसका मतलब फिक्स प्राइस में भी एस्केलेशन क्लॉज की वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट हो सकता है, बदल सकता है, अगर वो एस्केलेशन का कुछ अमाउंट आया तो। क्वांटिटी का एस्केलेशन कब अलाउ हो सकता है कि वो कोई नए टाइप का प्रोजेक्ट हो, टेक्निकली नया हो, जिसका कॉन्ट्रैक्टर को भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो बोल सकता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए करके दे रहा हूं लेकिन अभी इसका मेरे पास भी अंदाज बराबर नहीं है। तो ऐसे जगह पे दे कैन एग्री फॉर क्वांटिटी ऑल्सो, बट हमेशा क्वांटिटी के लिए वो एग्री होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अब आप में से कोई बोलेगा कि हम प्राइस के लिए भी एग्री नहीं होंगे, हम तो बोलेंगे नहीं फिक्स प्राइस है ना फिक्स प्राइस, तो उसमें आपके लिए भी एक प्रॉब्लम। आपने तो बोल दी कि नहीं हम तो भाई प्राइस कीमत मार्केट में बढ़े तो भी हम आपको एक्स्ट्रा नहीं देंगे, इससे हो सकता है वो फिर क्वालिटी पे ध्यान ना दे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी बिजनेस वाला है, उसको भी कुछ तो ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के चला जाए, समझ रहे हैं? इसका मतलब यू हैव टू बी रिजनेबल, आपको हमेशा बिजनेस में रिजनेबल होना चाहिए तो अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो आप भी एग्री कर सकते कि ओके ये प्राइजेस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप अभी के प्राइजेस के हिसाब से हमको प्राइस बता दो, और प्राइजेस अगर बढ़ेंगे तो हम एक्स्ट्रा देने को तैयार है। तो दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन। ओके, अब आ जाती है वेरिएशन। वेरिएशन नाम से ही समझता है कि भी इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज एग्रीड हो जाती है, जैसे कि डिजाइन हो गया, जैसे कि अलग अलग आइटम कि भी टाइल्स लगाएंगे कि मार्बल लगाएंगे, फिटिंग कौन सी वाली लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, वॉट एवर ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड। बट जब काम आगे बढ़ता है तो मेनी टाइम्स कॉन्ट्रैक्टी विल कम आउट विथ सम चेंजेस। बोलेगा कि नहीं भाई मैंने पहले तो बोला था टाइल्स बट नहीं मुझे तो मार्बल लगाना है, राइट? या पहले मैंने ये डिजाइन में थोड़ा ऐसा बोला था लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा, ये ऐसा करना है। इसको बोलते हैं वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसके स्पेसिफिकेशन में, उसके आइटम्स में, उसमें चेंजेस हो रहे, वेरिएशन हो रहे। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी हो सकता है। सो दिस कैन ऐड और रिड्यूस योर रेवेन्यू, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब सवाल उठता है कि भी इसको रेवेन्यू में लेंगे क्या या कब लेंगे? तो इसको रेवेन्यू में लेंगे प्रोवाइडेड आपका वो जो वेरिएशन है उसको सामने वाली पार्टी ने एग्री किया है, एक्सेप्ट किया है, मतलब वो प्रोबेबल है कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा और हमको उसकी कीमत मिलेगी। वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस या अप्रूवल हो जाएगा, और मेजरेबिलिटी होना चाहिए। मेजरेबिलिटी हर एक के इसमें दिया हुआ है, मतलब आपके पास उसका रिलायबल मेजरमेंट का बेसिस होना चाहिए। तो मेजरेबिलिटी तो करीब करीब हर जगह रहती है, बिकॉज किसी चीज का अगर आपके पास रीजनेबल मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है, मेजरमेंट मतलब उसका अमाउंट, उसका क्वांटिफिकेशन, तो अगर अमाउंट ही नहीं निकाल पाओगे तो अकाउंटिंग कैसे करोगे? तो वो तो करीब करीब हर जगह रहता ही है। इनमें भी तीनों में उन्होंने डाला है मेजरेबिलिटी होना चाहिए, बट उसके पहले क्या होना चाहिए कि वो अप्रूव हो जाएगा, इसके आपको प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, प्रोबेबल होना चाहिए। क्लेम विल बी ऑलवेज अपवर्ड, क्लेम विल बी ऑलवेज अपवर्ड। ये किसका क्लेम है? कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम की बात कर रहे हैं ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग। अब क्लेम थोड़ा सा वर्ड ही थोड़ा डिस्प्यूट का एंगल बताता है। यहां पे कैसा था, वेरिएशन तो उसी ने बोला था, तो इसलिए इसके एक्सेप्ट करने में जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। बट इसमें आप डिमांड करते हो, फॉर एग्जाम्पल भाई उसने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया था कि सीमेंट मैं सप्लाई करूंगा, अब वो सीमेंट सप्लाई करने में लेट हो गया तो हमारे वर्कर, हमारी मशीन सब खाली पड़े वहां पे, हमारा नुकसान हो रहा है, इसलिए हम उसके ऊपर क्लेम करते हैं कि भाई इतना हमको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, बराबर। तो क्लेम इज ऑलवेज इन द नेचर ऑफ ए लिटिल बिट डिस्प्यूट, इसलिए यहां पे रिकॉग्नाइज करने के पहले आपको देखना चाहिए कि आपका वो जो क्लेम है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आपका नेगोशिएशन बोलो, आपका उसके साथ बार्गेनिंग बोलो, इस स्टेज में आ गया है
कि आपको विश्वास है कि आपका क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा, तभी उसको रेवेन्यू में लेने का, नहीं तो रेवेन्यू में काउंट नहीं करने का। इंसेंटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी कि बढ़ाएगा वो रेवेन्यू को। अब इंसेंटिव कैसा, कॉन्ट्रैक्ट में कई बार मेंशन किया रह सकता है कि भैया जैसे टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया पूरा काम 3 साल में होगा, लेकिन अगर आपने इसको कम टाइम में कंप्लीट करके दिया तो फॉर एवरी मंथ सेव्ड, या जो भी टर्म्स में उसको रखना होगा, हर डे के ऊपर से रख सकता है कि भाई जितने दिन जल्दी आप इसको कंप्लीट करके दोगे, फॉर एवरी डे वी विल गिव यू इंसेंटिव ऑफ 5,000 रुपीज, बराबर। सब्जेक्ट टू कुछ मैक्सिमम भी डाल देंगे कि भाई मैक्सिमम इतना, बराबर। तो दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव। तो इंसेंटिव को रेवेन्यू में लेना क्या, तो इंसेंटिव को रेवेन्यू में तब लेना जब आपको लगे कि काम इतना प्रोग्रेस हो चुका है। तो आपको ऐसे केस स्टडी में पूछेगा वो कि भाई अभी हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसमें इंसेंटिव का क्लॉज है कि 5 लाख तक इंसेंटिव मिल सकता है, और हमारा एक्सपीरियंस है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब हमको इंसेंटिव मिल जाएगा, तो हम उसको रेवेन्यू में इंक्लूड करना चाहते हैं। आपसे पूछेगा वेदर ही इज राइट और रॉन्ग। अब आपने पढ़ा हुआ रहा, सुना हुआ रहा, तो आप जवाब दे पाओगे, नहीं तो नहीं। तो आपको जवाब देना है नो, ही कैन नॉट इंक्लूड इट नाउ, क्योंकि अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ है। तो उतना प्रोग्रेस हो जाना चाहिए कि जब ऐसा लगे कि हाँ ये काम अब लिमिट के अंदर हो जाएगा, तो वहां पर हम फिर इंसेंटिव को रेवेन्यू में ऐड करेंगे। समझ रहे? अब इसका मतलब क्या हो गया, ये एस्केलेशन, वेरिएशन, क्लेम, इंसेंटिव की वजह से रेवेन्यू तो बदलते जाएगी। पहले ईयर के एंड में मेरा एस्टिमेट कुछ और होगा, दूसरे ईयर में कुछ और होगा, तीसरे ईयर में कुछ और होगा। तो उसको कैसे अकाउंट करेंगे वो अपन आगे इलस्ट्रेशन देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गई रेवेन्यू की, इनकम की बात। अब कॉस्ट, इसी से कनेक्टेड आपकी कॉस्ट या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बोल सकते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या लेने का। तो इसमें आपको एएस गाइड करता है क्या क्या इंक्लूड करने का, नॉट टू इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करने का, आपके मटेरियल में डिटेल में दिया हुआ है। तो जो डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट है, तो जैसे वर्कर लोग है वो साइट पे काम कर रहे हैं, मटेरियल है जो वो साइट पे यूज हो रहा है, बराबर, पर्टिकुलर मशीन है जो वही साइट पे यूज हो रही है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट जो रहेगी वो तो इंक्लूड करना ही है। कॉमन कंस्ट्रक्शन cost which can be reasonably allocated, मतलब वो कंस्ट्रक्शन के कॉमन नेचर के खर्चे हैं। जैसे भाई आपके डिजाइन वाले लोग होंगे, बराबर, तो वो हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम कर रहे होंगे। सीनियर लेवल के सुपरवाइजर होंगे, वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रहेगा, वो कई कॉन्ट्रैक्ट को देखता होगा। तो ऐसे जो चीजें रहेंगी उसको हम बोलेंगे कॉमन कंस्ट्रक्शन के खर्चे। तो कॉमन कॉस्ट को अगर आप किसी प्रॉपर बेसिस पे एलोकेट कर सकते हो, तो फिर वो उसको आप एलोकेट करके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करोगे। रीजनेबल और कंसिस्टेंट बेसिस आपके पास होना चाहिए इसको एलोकेट करने के लिए, जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट में एट्रीब्यूट कर रहे हो। स्पेसिफिकली रिएम्बर्सेबल, जो कॉस्ट स्पेसिफिकली रिएम्बर्सेबल हो वो भी इंक्लूड करेंगे। यानी भले ही वैसे अपने को वो कॉस्ट को एक्सक्लूड भी करना होगा, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में स्पेसिफिकली रिएम्बर्सेबल है तो फिर वो हम इंक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन।
सिंपल सा एग्जांपल कि भाई आपकी बिल्डिंग बनाने का था, आर्किटेक्ट या कोई अच्छा डिजाइनर, तो आपने कॉन्ट्रैक्टर से बोला कि हमारी बिल्डिंग का जो फ्रंट एलिवेशन है वो आपको फलाने आर्किटेक्ट से या फलाने डिजाइनर से बनवाना पड़ेगा और उसकी जो फीस होंगे हम देने को तैयार है। तो क्या करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर, उसका डिजाइन, उसका एलिवेशन उसी से बनवाएगा, उसकी जो भी फीस होंगी वो आपसे रिकवर करेगा। क्या हो गई वो? स्पेसिफिकली रिएम्बर्सेबल कॉस्ट। क्या इंक्लूड नहीं करना? तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की कॉस्ट जनरली इंक्लूड नहीं होगी। हाँ, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिएम्बर्सेबल हो स्पेसिफिकली तो वो उसमें आ सकती है, बराबर। सेलिंग की कॉस्ट, मार्केटिंग के खर्चे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नहीं इंक्लूड होंगे। अच्छा, जो भी चीज अपन बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगी, इसका मतलब वो जिस ईयर में इनकर हुई उसी ईयर के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस कर दी जाएगी, चार्ज कर दी जाएगी। समझ रहे? हाँ, तो इसका मतलब एक खर्चे उसी ईयर में प्रॉफिट लॉस में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे, अब कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी हो सकता है, मतलब पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो आप सिर्फ नाम से नहीं जा सकते हो, उसका नेचर देखने का। अगर वो बोल रहा है कि भाई हमने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च में काम किया है, रिसर्च का खर्चा किया है, तो वो यहां पर आ सकता है। बट जनरल रिसर्च चाहिए, आपका बड़ा कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, आपकी पूरी साइंटिस्ट लोगों की टीम है जो रिसर्च करती रहती है, अलग अलग इक्विपमेंट की खोज करती रहती है, अलग अलग इनपुट्स या प्रोडक्ट की खोज करती रहती है, बराबर। तो वो जनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा रहेगा वो आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नहीं लोगे। एबनॉर्मल आइडल टाइम बोल सकते हैं अपन, एबनॉर्मल आइडल टाइम ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसका जो डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, एबनॉर्मल आइडल टाइम का जो डेप्रिसिएशन है वो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में चार्ज नहीं करेंगे। आपने ओवरहेड के रेट वेट निकालना पढ़ा है, बराबर, आपने उसमें पढ़ा भी होगा कि नॉर्मल जो नेचर के लॉसेस होते हैं, आइडल टाइम होता है, उसको अपन कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। एबनॉर्मल नेचर के जो वेस्टेजेस वगैरह होते हैं उनको अपन इग्नोर करते हैं। कॉस्ट ऑफ सिक्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट मिले उसके लिए आपने इनिशियल लेवल पे जो खर्चे किए होंगे उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सिक्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ये कॉस्ट आपने डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए की है, जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको एट्रीब्यूट कर सकते हो और आपको पूरा विश्वास है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ले सकते हो, अदरवाइज नहीं, बराबर। अब अगर मान लो इस ईयर के एंड में मैंने उस पर खर्चे किए थे, कॉन्ट्रैक्ट मिले इसके लिए, पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा क्या इसका कोई सर्टेनिटी नहीं लगती थी, इसलिए मैंने उन खर्चों को इस साल के P&L में राइट ऑफ कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर में मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो एएस बोलता है जो पहले आपने खर्चा अकाउंट कर लिया था अब उसको वापस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड नहीं करने का। तो इसका मतलब एक बार आपने मान लिया कि भी इसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि उस समय के कंडीशंस के हिसाब से आपको वैसा लगा और आपने उसको P&L में राइट ऑफ कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गया तो वो पुराने वाले खर्चे को वापस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में लेने का नहीं। ये आपके नॉर्मल थियोरेटिकल पार्ट हो गया। इसमें किसी को कुछ बोलना है, पूछना तो बताओ, बाद में हम कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, उससे आपकी आइडिया ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अगर कैसे काम करेगा वो भी क्लियर हो जाएंगी।
लास्ट में आपको अकाउंटिंग एंट्रीज भी कुछ करके बता दूंगा, जिससे आपको कुछ मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। वो अकाउंटिंग एंट्री आपके एएस में दी हुई नहीं रहती है, समझ रहे? हमने किताब में जो लास्ट में इलस्ट्रेशन बनाया है उसमें शायद 6 या 8 कॉन्ट्रैक्ट का डाटा दिया, अकाउंटिंग करके दिया है, ताकि सब टाइप के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसमें कवर हो जाए। वो हमारा बनाया हुआ है, वो आपके एएस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको वो समझने के लिए मदद कर सकता है। तो किसी को इसमें कुछ बोलना है, पूछना है तो बताइए। क्या बोले? सेगमेंट का वर्ड के मतलब पे पहले चले जाओ। सेगमेंट यानी हिस्से, टुकड़े। तो इसका मतलब पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट एक है, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट 4 एसेट के लिए मिला के है, बराबर है? 4 अलग अलग टाइप के एसेट है। तो हमको ये देखना है कि क्या हमने वो चारों एसेट्स के लिए अलग अलग प्रपोजल सबमिट किए थे। इसका ये कीमत, स्पेसिफिकेशन, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग। क्या दोनों पार्टियों के बीच में एक एक आइटम के लिए अलग अलग नेगोशिएशन हुआ, बार्गेनिंग हुई, और दोनों पार्टी को चॉइस थी कि भाई ये मेरे को नहीं पड़ता, मैं नहीं लेता, बराबर, या मैं नहीं देता। वो बोलेगा मैं नहीं देता तुमको ये काम, ये टर्म्स में मैं नहीं देता। तो दोनों को चॉइस थी एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन कि इसकी कॉस्ट, इसकी रेवेन्यू आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर ये तीनों पैरामीटर यस बोला तो फिर आप इसको पेपर पे भले एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए 4 ट्रीट करो। उसको बोलते हैं सेगमेंटिंग। पहले AS7 में ये नहीं था, बाद में जब इंस्टीट्यूट ने रिवाइज किया तब यह। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 8। वैसे ही क्वेश्चन बाद में एग्जाम में आया है 2015 में, मई 2015 में 9th नंबर का क्वेश्चन है आपके मटेरियल में, उसी टाइप का। लेकिन अपन इलस्ट्रेशन के फिगर को लेंगे, क्योंकि इलस्ट्रेशन में फिर ऑल्टरनेटिव दिया है कि उसी में सेकंड इलस्ट्रेशन पे ही 3rd इलस्ट्रेशन है, 4th इलस्ट्रेशन है, 5th इलस्ट्रेशन, बराबर। तो अगर मैं वो मई 2015 का क्वेश्चन लूंगा तो बस एक ही पार्ट लेके अटक जाएंगी गाड़ी। इलस्ट्रेशन के फिगर लूंगा तो मैं उसी पे आपको वेरिएशन सब बताऊंगा। तो 8 नंबर पेज पे इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब एक कैलकुलेशन देखने का है, बहुत बड़बड़ चालू है आप लोगों की, फिर से नहीं बताते बैठूंगा एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम जाता है। तो आपने उसी समय ध्यान देने का बराबर क्या बोला जा रहा है क्या नहीं। लिखना हो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो मत लिखो, क्योंकि आपके पास ये सॉल्व है सब, बराबर। लेकिन ध्यान कम से कम पूरा दो।
जब मैं कैलकुलेशन पूछूंगा तो आपका हर एक का कैलकुलेटर रेडी होना चाहिए, हर एक ने उसको कैलकुलेट करना चाहिए, ताकि भी आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। ऐसे बैठे देखते रहोगे तो कब आपका ध्यान इधर से गायब होगा वो आपको खुद को नहीं पता चलेगा, किसी सपनों की दुनिया में खो जाओगे। फिर बाद में बोलने का नहीं समझा नहीं करके, टेक्निकल चीज है, पहली चीज ध्यान में रखो, ये सब टेक्निकल होते हैं, तो इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है, समझेगा नहीं। अमाउंट शोन हियर इन बिलो आर इन लैक्स। ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैज अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹9,000, इसीलिए बता दिया लैक्स में, नहीं तो बोलोगे अरे 9,000 का कॉन्ट्रैक्ट ये क्या रहेगा, है ना। टू बिल्ड अ ब्रिज द कॉन्ट्रैक्टर्स इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज 8,000. It will take 3 years to build the bridge. By the end of year 1, the contractor's estimate of contract cost has increased to ₹8050. बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बनेंगे कि एंड ऑफ द ईयर में? हाँ, तो इसीलिए अपन एंड ऑफ द ईयर में एस्टिमेट 8050 हो चुका था, उसको बेस बनाएंगे। 8,000 का जो एस्टिमेट बिगिनिंग में था अब वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग के समय अपन 8050 को बेस बनाएंगे। आपके वो बताया ना, डिवेंचर रिडम्पशन पे जो मॉड्यूल बनाए इन्होंने, कभी कभी मेरे को तो बड़ा चिड़ आती, इरिटेशन होता है, कुछ तो भी करते रहते। अब उसमें उन्होंने लिखा है कि भी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो 25% अपन ने बोला था, कि वो सिंप्लिसिटी के लिए लिखा या क्या उसने, इट इज एडवाइजेबल कि भी एट द टाइम ऑफ इशू इटसेल्फ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व शुड बी क्रिएटेड एंड इक्वल अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड। तो पहली चीज तो तुमने क्लैरिफाई करना चाहिए कि लॉ नहीं बोल रहा कि उसको इन्वेस्ट करो, ये पहले तुमने लिखना चाहिए, बट फाइनेंशियल प्रूडेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करना, जिसको अपन सिंकिंग फंड मेथड बोलते थे, वो एडवाइजेबल है, वो बोलना चाहिए आप। फिर इनिशियल में क्यों? अभी तो मैंने डिवेंचर इशू करके पैसा लिया और आप बोलते कि इसमें से 25% मैं अभी जमा कर डालू, ये कहां का लॉजिक है? तो ऐसा कुछ तो भी डाल के रखे उन्होंने। डिवेंचर अगर कैंसिल किया तो उसमें प्रॉफिट लॉस होता है, उसका ट्रीटमेंट तक नहीं लिखा है कि क्या करना करके। प्रॉफिट लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर में डेबिट क्रेडिट बता दिया, बट व्हाट टू दैट, उसको क्या करेंगे? शुड इट बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें कि पीएनएल में ट्रांसफर करें? लिखो ना, मॉड्यूल तो बना डाले कि नवंबर के एग्जाम के लिए नया मॉड्यूल यूज करो, पुराना मत यूज करो। काय का काम का मॉड्यूल है, यानी बेफिजूल की चीज है। सिंपल सा एक दे देना था कि भी सिंकिंग फंड मेथड को हम आपके कोर्स से हटा रहे, खत्म किस्सा, इतना सा बोल देना था, ज्यादा का बात ही नहीं करना था। पूरा बना के बैठे रिवाइज मॉड्यूल, कुछ ढंग का नहीं हो। मुझे बताइए ना कि डिवेंचर इशू किया मैंने, 10 साल के बाद रिडीम करने वाला हूं, तो मैं अभी से पूरा का पूरा काय को क्रिएट करूं? मैं तो भाई 10 साल में क्रिएट कर लूंगा रिडम्पशन के पहले, तो कम से कम मेंशन तो करो, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने ये 8-10 पॉइंट बना है, उतने आप पढ़ लोगे तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। उससे ज्यादा मैं तो बोलूंगा आपको मॉड्यूल देखने की भी जरूरत नहीं है, जो अपना मटेरियल दैट इज बेटर। आपको सब सिर्फ सिंकिंग फंड के प्रॉब्लम पूछेगा नहीं ऐसा हम मानेंगे, क्योंकि उन्होंने मॉड्यूल में नहीं दिया है, बाकी लिखा नहीं है कहीं। और पेपर सेटर एक आधा रहेगा, वो पुराना एग्जाम का क्वेश्चन देखेगा, छाप भी देगा, देखना भी पता चलेगा एग्जाम में सिंकिंग फंड का क्वेश्चन आ गया, फिर ह्यू एंड क्राई शुरू हो जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस, देखना भी पक्का ये होने वाला है। एक आध एग्जाम में गड़बड़ी इसमें, या तो इसमें होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेंगी। फालतू के तमाशे है और कुछ नहीं है। फाउंडेशन वालों के लिए नोटिफिकेशन इशू किया कि भाई आपके डेप्रिसिएशन चैप्टर में से एन्युटी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड और वो जो रिपेयर्स का प्रोविजन वगैरह करते हो हटा दिया। एन्युटी मेथड ठीक है हटा दिया, बट सिंकिंग फंड मेथड फाउंडेशन से भी हटा दिया, जो डेप्रिसिएशन में पढ़ते थे, आपके डिवेंचर रिडम्पशन में पढ़ते थे, यहां से भी हटा दिया, जबकि वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग समझाने का बड़ा अच्छा पॉइंट है, टॉपिक है, दोनों जगह से हटा दिया। एन्युटी मेथड हटाना ठीक है, क्योंकि वो कोई काम की चीज नहीं है। क्या सिलेबस बनाने वाले जो लोग रहते हैं, अब उनकी अपनी सोच रहती है,
क्या सोच के उन्होंने किया उन्हीं को पता, पर कम से कम मॉड्यूल बनाओ तो ढंग का तो बनाओ, लिखो तो प्रॉपरली, वो प्रॉपर क्लैरिटी होना चाहिए। लॉ ने हमको ये बोला है, पर हम एडिशनली ये कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेटर है, ज्यादा अच्छा है, बताना चाहिए। In the year 2, the customer approves a variation resulting in an increase in contract revenue of 200, an estimated additional contract cost of 150. ध्यान देना है, 200 से रेवेन्यू बढ़ेगी, पर ये सेकेंड ईयर में हमारा जब एस्टिमेट हम करेंगे, 150 से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। एट द एंड ऑफ ईयर 2, कॉस्ट इनकर्ड इंक्लूड्स 100 फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट द साइट टू बी यूज्ड इन ईयर 3 टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। हमको कॉस्ट में वही खर्चे लेना चाहिए जो वर्क परफॉर्म में यूज हुए हो, बराबर। तो जैसे ये है, आपने 100 का मटेरियल तो सप्लाई कर दिया, पर अभी वो यूज नहीं हुआ, मतलब वर्क परफॉर्म का हिस्सा नहीं है। तो अगर आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, तो उसमें ये 100 को इंक्लूड मत करना। The contractor determines the stage of completion of the contract by calculating the proportion that contract cost incurred for work performed up to the reporting date bear to the latest estimated total contract cost. The cost incurred up to the reporting dates are as follows. ये cost जो उसने incur किया वो दिया है आपको। Determine the contract revenue and contract expenses to be recognized in accordance with AS7 in each of the 3 years. Recognition of contract revenue एंड कॉस्ट, ऑटोमेटिकली रेवेन्यू एंड कॉस्ट का डिफरेंस बोला तो प्रॉफिट लॉस। पर्टिकुलर्स या डिटेल्स लिखने के लिए टिल डेट बोलो, आज तक का बोलो, अप टू दिस ईयर बोलो। till last year, for the year। जब कैलकुलेट करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम हर साल के ईयर 1 तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और इस पे से आ जाएगा प्रॉफिट। ऐसे ही फिर हम ईयर 2 के लिए करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, प्रॉफिट, एंड देन फाइनली ईयर 3 जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। अब इसके लिए सबसे पहले हमको निकालना रहता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन यानी कितना काम हुआ। और आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेजर करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
फिर एएस ने आपको 3 एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि एक तो आप प्रपोर्शन ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टू टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो अपन अभी फॉलो करेंगे। दूसरा सर्वे, जो कि कोई एक्सपर्ट जानकार आपके काम को देख के बताएगा कि कितना काम हुआ। और तीसरा था कि जहां पे फिजिकल मेजरमेंट पॉसिबल हो तो फिजिकल मेजरमेंट करके निकाला जा सकता है कितना काम हुआ। जहां पे यूनिफॉर्म टाइप का वर्क हो तो उसमें वो पॉसिबल हो सकता है, बराबर। अपने केस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट into 100, year 1 में cost incurred 2093, अब हमारा एस्टिमेट था 8050, बराबर है ना। इतना खर्चा हमने किया आउट ऑफ दिस, फर्स्ट ईयर के एंड में यही हमारा एस्टिमेट था। तो कितना है? 26%। तो बोलेंगे 26% काम हो गया, बराबर। ये 24 होता तो भी मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता, आप वो कॉस्टिंग वाला 25% मत ध्यान लाना, ठीक है। तो इसीलिए बोल दिया क्योंकि 26 आ गया तो आप बोलेंगे हाँ 25 से ज्यादा, तो 24 रहता तो भी मैं अकाउंट करता। क्योंकि यहां पे मैं क्या देखूंगा कि वेदर आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली, वो पॉइंट देखूंगा मैं। अगर लगता है कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट पक्का है, मेरे को मिल गया, सभी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है, क्लियरली एग्रीड है, आई कैन एस्टिमेट कि अभी इतना काम हुआ लेकिन इसके आगे और कितना होगा, कितना खर्चा होगा, रेवेन्यू कितनी होंगी, इन सब का मेरे पास रिलायबल बेसिस है, तो मैं बोलूंगा आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली, यस। तो फिर मैं ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगाना शुरू कर दूंगा। 24% हुआ कि 20% हुआ, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब ईयर 2 में मैं पहुंचूंगा, देखिए ईयर वाइज होगा, अपन एक साथ निकाल ले रहे हैं। तो आपने खर्चे किए 6068, आपका एस्टिमेट है 8200, समझा ना। 100 रुपए मटेरियल का हटा दिया क्योंकि वो खर्चे में इंक्लूडेड है, जबकि वो अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं किया, तो वो वर्क परफॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए उसको हटा दिया। बताओ कितना हो? 74%। छोटे से सवाल का जवाब दो कि ये 6068 में ये 2093 इंक्लूडेड है कि नहीं है? है। तो ये जो रहता है क्या रहता? क्यूमुलेटिव रहता, अप टू दैट रहता। इसीलिए जब बिल भी बनता है तो उसको नाम दिया जाता है प्रोग्रेस बिलिंग। क्या बोलते हैं उसको? प्रोग्रेस बिलिंग। तो पहली बार जब बिल देगा तो बोलेगा 26% काम हुआ, बीच बीच में देते जाएगा, पर मैं ईयर एंड के हिसाब से बोल रहा। दूसरी बार जब वो बिल देगा तो बोलेगा 74% काम हो गया। अब 74% में 26% ऑलरेडी इंक्लूडेड है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये सेकेंड ईयर का वर्क नहीं है, ये अप टू सेकेंड ईयर है। ईयर 3 8200 का खर्चा किया, इसमें वो पुराना वाला मटेरियल यूज हो गया है। समझ गए? 100% यानी वर्क कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड अगर अलाउड होती तो हम क्या करते थे कि इस कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट ईयर में नो रेवेन्यू नो कॉस्ट नो प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में नो रेवेन्यू नो कॉस्ट नो प्रॉफिट, और थर्ड ईयर में पूरा रेवेन्यू पूरा कॉस्ट और पूरा का पूरा प्रॉफिट। जबकि काम 3 साल में हुआ बट प्रॉफिट कब दिखता था? तीसरे साल में। तो ये एक प्रॉपर ईयर वाइज इंफॉर्मेशन नहीं दिखाता था। किसी ईयर में परफॉर्मेंस खूब अच्छा दिखेगा उसका,
और किसी ईयर में बिल्कुल गड़बड़ दिखेगा। तो ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट नहीं करता था, इसीलिए AS7 को बदला गया और कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड को उन्होंने हटा दिया। अब इस पे से सोच के देखो, जब पहले बनाया था तब तो दिया था ना उन्होंने चॉइस। तो जैसे जैसे समय बदलता है, कई चीजें लगता है कि अप्रोप्रिएट नहीं तो बदली जाती है। एक समय में उन्होंने अलाउ कर दिया था, शुरुआत थी शायद, धीरे धीरे उनको लगा तो उन्होंने वो मेथड हटा दिया, अलग कर दी। उस समय सेगमेंटिंग, कंबाइनिंग के बारे में AS साइलेंट था, मतलब कुछ लिखा नहीं था। कोई अपने मन से वैसा करे तो मना ही नहीं था, लेकिन ऐसा लिखा नहीं था। अब लेकिन AS7 में है, तो आपको क्राइटेरिया देखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे मतलब आपने AS का प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं किया। चलिए, अब ये अपने लिए काम की चीज हो गई। अब फर्स्ट ईयर में हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 9,000, तो रेवेन्यू जो रहेगी वो 9,000 का 26%, 2,340। कॉस्ट जो रहेगा 2093, तो प्रॉफिट। अब देखिए, ये टिल डेट वाला कॉलम है। लास्ट ईयर तक इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये पहला ईयर है, इसलिए इस ईयर के लिए भी यही फिगर आ गए, 2340, 2093, 247। तो फर्स्ट ईयर के P&L में ये इनकम दिखेंगी, कॉन्ट्रैक्ट इनकम, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ये खर्चे में दिखेगा, एंड अल्टीमेटली उसके P&L में इतना प्रॉफिट इस कॉन्ट्रैक्ट का आएगा। ऐसे उसके और भी कई कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इस ईयर में रेवेन्यू का एस्टिमेट बदल गया, देखिए। तो इसका मतलब जब एस्टिमेट चेंज होता है तो हमको अलग से चेंज का इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव बेसिस पे निकालते हैं। इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो चेंज का इफेक्ट उसमें आ जाएगा, अलग से नहीं देखना पड़ेगा। 74%, कितना बोले? 808। कॉस्ट जो था 6068, 740। अब ये आज तक का है, पिछले साल तक हमने ऑलरेडी इतनी इनकम अकाउंट किए, इतना खर्चा अकाउंट किया, इतना प्रॉफिट अकाउंट किया, तो आज तक का इतना है, इसमें से इतना पहले ही अकाउंट हो चुका है। सो दिस माइनस दिस, अभी इस साल का इनकम 4468, 3975, 493, ऐसा। सेकेंड ईयर में ये दिखेगा आपके P&L में, बराबर। सेकेंड ईयर में ये दिखेगा। अब थर्ड ईयर में पूरा 1000 का प्रॉफिट है टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे। अब इसमें से पिछले साल तक आप ऑलरेडी अकाउंट कर चुके हो, पिछले साल तक, यानी ये वाला कॉलम देख रहे, नहीं तो कहीं वो ले लिया तो हो गया गड़बड़, समझ रहे? क्योंकि ये पहला साल था तो ये लिया कि ये लिया, फर्क नहीं पड़ रहा था। तो अब अपन ने ये भी लिखा होगा, अपना ध्यान इधर गया था तो एक्चुअली गलत जगह ध्यान गया था, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं पता चला। अब यहां पे ये ले लिया कि हो गया गलत। कितना इनकम? 392, 2000
260। इस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है AS7 के हिसाब से। किसी को कुछ बोलना रहा, पूछना रहा तो फटाक से बोल देने का। आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3। सपोज इन इलस्ट्रेशन 2 अबाउ percentage of completion is determined by enterprise on the basis of the survey of work performed or completion of physical proportion of contract work. On that basis enterprise determines that percentage completion is as under। मतलब चाहे वो फिजिकल प्रोपोर्शन से हो, चाहे वो सर्वे से हो, वो एक नया आपको दे रहा है। तो पहले साल के एंड में उनका कैलकुलेशन 26% ही है, यानी सेम है। दूसरे में 75 है, थोड़ा बदल गया, और नेचुरल तीसरे में तो 100% हो गया। तो पहले साल के फिगर तो कुछ भी बदलेंगे नहीं, वो एज इट इज ही रहने वाले हैं आपके बराबर। क्योंकि यहां पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम दिया है। अब यहां पे बदल जाएगा, यहां पे आपका काम हुआ 75%, तो 9200 का 75%, 6900, कॉस्ट 6150, तो इसका मतलब प्रॉफिट 750। अब पिछले साल तक ऑलरेडी आप इतना अकाउंट कर चुके थे, वो माइनस कर दो। 4560 4057 51503। तो ये फिगर आपको बदले हुए दिखेंगे, बराबर। और अब क्योंकि सेकेंड ईयर का फिगर बदला तो ऑटोमेटिकली थर्ड ईयर का भी बदलेगा, ऑटोमेटिकली थर्ड ईयर का भी फिगर बदलेगा। तो इसका मतलब दिस माइनस दिस 2300 2050। तो आपको ये 2 साल इसमें चेंज है, इसीलिए इसमें भी चेंज है, देख लो आप। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो दूसरे तरीके से निकाला हुआ है, बराबर। इलस्ट्रेशन नंबर 4, 4th नंबर इलस्ट्रेशन। ये थर्ड वाला इलस्ट्रेशन के हिसाब से हमने उसको चेंज कर दिया। अब 4th में क्या बोलता है, देख। सपोज इलस्ट्रेशन 2, यानी पिछले वाले ओरिजिनल को ही देखना है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट इन ईयर 2 द ओरिजिनल एस्टिमेट ऑफ टोटल contract cost of 8050 required an upward revision to 9150 and all other facts and figures remain the same. Determine the amount of contract cost and expenses. Illustration number 4. उसको देखना है, इसको नहीं, उसके ही फिगर। फर्स्ट ईयर में एस्टिमेट में कोई चेंज नहीं है, सो 2340 2093 247 डैश डैश। समझ में आ गई बात? अब सेकेंड ईयर में ध्यान देने का। हमारी रेवेन्यू 9200 इंटू 74%, 6808।
अब हमारी जो कॉस्ट है 9,300 इंटू 74%, 6,882, ठीक है। कॉस्ट ज्यादा हो गई तो लॉस है 74, ब्रैकेट लगा देता हूं। आगे बढ़ने से पहले जिसका इस पे ध्यान नहीं गया सुन लो। 8050 फर्स्ट ईयर का एस्टिमेट था। नेक्स्ट ईयर में हमको 150 का वेरिएशन की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट था, बराबर है। अब उसने जब आपको बताया तो उसने बोला 8050 का जो एस्टिमेट था वो 9150 हो गया सेकेंड ईयर में। इसका मतलब 150 वेरिएशन का तो है ही अलग से, तो 9,150 प्लस वेरिएशन का 150, ऐसा मिला के ये हो गया इतना लॉस। अब ध्यान दीजिए, यहां पे सिचुएशन क्या हो गई कि टोटल एस्टिमेटेड लॉस है 100, यानी हमारा जो एस्टिमेट है वो क्या बोल रहा है 100 का लॉस। दिख रहा कि नहीं दिख रहा ओवरऑल बेसिस पे? तो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा लॉस का प्रोविजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके हिसाब से जब जाओगे ना तो 74 का ही लॉस अकाउंट होने वाला, जबकि होना कितना चाहिए पूरा लॉस। बताया था थोड़ी देर पहले कि जहां कॉन्ट्रैक्ट में अगर लॉस एस्टिमेटेड है तो फुल लॉस शुड बी प्रोवाइडेड। अब ये बिगिनिंग में तो हमको प्रॉफिट लग रहा था, बट अब हमको लग रहा कि लॉस में जाएगा, तो अभी पूरा लॉस अकाउंट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं बाद में नीचे कमेंट लिख दूंगा। अभी तो आ जाइए आप इस पे 2340 2093, दिस माइनस दिस 4468, this minus this 4,789, बताओ 3, समझा? तो जिसको अभी भी नहीं समझा वापस सोच के देख लो। आपको 74 का लॉस दिख रहा है आज तक का, लेकिन आपने पिछले साल ऑलरेडी प्रॉफिट अकाउंट किया था 247 का, जबकि लॉस आ रहा है, इसीलिए आपको पुराने प्रॉफिट को भी एक तरह से रिवर्स करना पड़ेगा, यानी आपको ज्यादा लॉस अकाउंट होगा इस ईयर में। इस ईयर में इतना लॉस, पिछले ईयर में इतना प्रॉफिट, दोनों को मिला के देखोगे तो बराबर 74 का लॉस हुआ। अब हमारे एएस के हिसाब से तो 100 का लॉस होना चाहिए, समझ रहे? तो आप इसको देख के सोचोगे तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए आपने लॉस कितना अकाउंट किया 321 दिस ईयर, 247 प्रॉफिट लास्ट ईयर, मतलब दोनों को मिलाओगे तो आपने कितना लॉस अकाउंट किया 74। तो 26 का आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। इन ईयर 2 टोटल एस्टिमेटेड लॉस is 100. In year 2 total estimated loss is 100. Therefore 24 loss should be provided. 26 loss should be provided. एंट्री हो जाएंगी P&L अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर लॉस बोलो, प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस बोलो, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस बोलो, बराबर। तो उसमें और लॉस एक्सपेक्टेड है अपन ने अभी चेक आउट कर लिया, क्लियर। अब थर्ड ईयर में 9 सीधे लिख देता हूं 9,200, 9,300, 6808, 6882, पिछले साल तक का ये है, माइनस कर दिया 2,392, 2,418, 26। अब बताइए 100 का लॉस हुआ कि 126 का लॉस हुआ? लॉस कितना हुआ 100 और 126?
100 हुआ है, पर आपके अकाउंट में देखो पिछले साल तक 100 हो चुका था। अब इस साल अगर आप 26 और अकाउंट करोगे तो ये तो हो जाएगा 126। तो आपने ये जो प्रोविजन क्रिएट किया था अब ये थर्ड ईयर में रिवर्स कर देंगे, समझ रहे? ये प्रोविजन थर्ड ईयर में रिवर्स कर देंगे। तो इन ईयर 3 द प्रोविजन ऑफ 26 will be reversed। अब देख लो, आप थर्ड ईयर के P&L में आप जो इनकम और एक्सपेंस दिखाओगे उसमें लॉस दिखेगा 26, लेकिन आप ये प्रोविजन को कैंसिल करोगे, ये क्रेडिट आ जाएगा 26। इसका मतलब अल्टीमेटली थर्ड ईयर में कोई लॉस अकाउंट नहीं होगा। समझ में आ रही बात? किसी को इसमें कुछ बोलना है, पूछना है तो बताइए। जो डिफरेंस आएगा ये बोल रहे हैं आप कि जो खर्चा किया और जो अकाउंट किया, ये जो आपका ये कहना है परसेंटेज ऑफ दिस थिंग, यही बोल रहे हैं ना आप। तो अपन ये मान ले रहे हैं कि खर्चा भी अकॉर्डिंगली बढ़ चुका है करके, मतलब अपन परसेंटेजेस को नहीं बदल रहे, मतलब खर्चा भी बढ़ चुका है भाई। जैसे आपका एस्टिमेट बढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया? खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो यानी वो खर्चे के फिगर भी बदल गए। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं? खर्चे का फिगर वही और एस्टिमेट बढ़ा दिया, इसलिए आपको लग रहा परसेंटेज बदलेगा। तो फिर तो लास्ट ईयर में सोचो ना, लास्ट ईयर में तो फिर आप बोलना चाहिए कि सर यहाँ खर्चा तो इतना नहीं हुआ। तो ये समझो कि एस्टिमेट जो बढ़ा है मतलब उस ईयर में खर्चे भी बढ़ गए हैं, तो इसलिए परसेंटेज वही रखा, मतलब प्रोपोर्शनली खर्चे भी बढ़े। इलस्ट्रेशन नंबर 5। Suppose illustration 4, it turns out in year 3 that total cost to complete the contract is 9350। बाकी के चीज है as it is। अब यहाँ पे ये बोल रहा हूं, ये हमने एस्टिमेट किया था, यहाँ पे हमने मान लिया कि खर्चा उतना ही हुआ जितना एस्टिमेटेड था, लेकिन अब वो आपको और रियल चीज का एक आइडिया दे। ये तो दूसरे साल का एस्टिमेट था, रियल में हो सकता है खर्चा उससे ज्यादा भी हो जाए और हो सकता है कम भी हो जाए। तो यहाँ पे बदले नहीं थे एस्टिमेट, यहां पे अब उसको आपको बदल के बता रहा है। इसी का कंटिन्यूएशन। इलस्ट्रेशन नंबर 5, थर्ड ईयर। रेवेन्यू तो 9200 ही आएगी, बराबर 100%, पर खर्चा जो आएगा वो 93। तो हमारा एस्टिमेट तो था 9300 में हो जाना चाहिए, बट अल्टीमेटली हो गया 9350। अब पिछले साल तक का फिगर हम बोलेंगे 6808, 6882। कितना है बताओ? ये 2468। तब यहां पे भी वो पिछला जो प्रोविजन है वो आप रिवर्स करोगे, तो इसका मतलब क्या होगा? 76 का लॉस आपके इस साल के P&L में आया, क्योंकि इतनी इनकम इतने खर्चे इतना लॉस आया, बट आप 26 का पुराना वाला प्रोविजन रिवर्स करोगे, यानी अल्टीमेटली इस ईयर के P&L में कितना आएगा? 50। समझ रहे? पिछले साल तक 100 अकाउंट हो चुका है, इस साल 50, टोटल लॉस बराबर 150 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां लिख के रख सकते हैं इसके नीचे भी, प्रोविजन फॉर लॉस 26 will be reversed now
ये आपका कॉन्ट्रैक्ट की कैसे वैल्यूएशन या कैलकुलेशन होते हैं उसकी वर्किंग हो गई, उसकी आइडिया हो गई। पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 15, नहीं पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 8, उल्टा बोल, पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। Mesos Highway Construction undertook the construction of a highway on 1/4/13. The contract was to be completed in 2 years. The contract price was estimated at 150 crore. Up to 31st March 14, the company incurred 120 crore on the construction. The engineers involved in the project estimated that a further rupees 45 crore would be incurred to complete it. What amount should be charged to revenue for the year 13-14 as per the provision of AS 7? ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे हुए। कॉस्ट incurred till date 120 बराबर है। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट यानी और कितना खर्चा होगा 45। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 165। टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू चेक कर लो 150 लिखा है शायद। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 150। टोटल एस्टिमेटेड लॉस 15। ये एक वर्किंग हो गई। स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताइए। फिजिकल मेजरमेंट ऑफ वर्क पॉसिबल है क्या? यहां पे सर्वे दिया है क्या? तो फिर अपन काय पे से निकालेंगे? कॉस्ट पे से, क्योंकि अपने को जब भी जरूरत पड़ी तो क्वेश्चन में यही डाटा रहने वाला है, अपन इसी पे से कर सकते हैं। फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन 120 का खर्चा आपने किया, 165 में से बताओ कितना? 72.73%। ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ये अपने रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज या सिंपली रेवेन्यू लिख दो, ऊपर लिख देता रिकॉग्निशन इन दिस ईयर, यानी ये आपके P&L में जाने वाले, ठीक है। रेवेन्यू 150 में 72.73% इतनी रेवेन्यू अकाउंट करो। 100.10 कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट
165 इंटू 72.73 120 बराबर है लॉस 10 पॉइंट। अब देखो 10.9 का लॉस तो आ ही जाएगा आपके इसमें, लेकिन एएस के हिसाब से तो आपने फुल लॉस प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब 15, तो कितना बचा 4.1 प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस 4.1 और आप प्रोविजन कर लोगे। इसका मतलब टोटल लॉस अकाउंट होगा 15, समझ रहे? टोटल लॉस अकाउंट होगा 15। आपके एडिशनल क्वेश्चन जो दिए अभी हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि उसमें ज्यादा के पॉइंट है। इसमें किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो बता दो। पांच मिनट बाकी है, उसमें होगा नहीं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस में उसने, अगले क्वेश्चन में भी है लेकिन अभी तो और ले नहीं रहे अपन, पर कुछ क्वेश्चन में उसने आपको वर्क सर्टिफाइड इसका अमाउंट दिया, वर्क अनसर्टिफाइड इसका अमाउंट दिया, पर उसने हमको उस क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि कॉस्ट इनकर्ड कितना है, और कॉस्ट इनकर्ड नहीं मालूम रहेगा तो हमारा ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन ही नहीं मालूम है, तो हम निकाल नहीं सकते। तो इन क्वेश्चन में हमने इसको ऐड करके कंसिडर कर लिया कि दिस इज द कॉस्ट इनकर्ड। अब ये सही है कि गलत है? करना तो यही है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता वहां पे नहीं है। लेकिन सही है कि गलत है? गलत है तो बताओ क्या गलत है? गलत है। ये इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, तो आपको बोलते आना चाहिए था। ये जो वर्क सर्टिफाइड रहता है ये कॉस्ट नहीं रहता है। हाँ, फिर ये क्या रहता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हिस्सा रहता है, समझ रहे? तो आर्किटेक्ट जो वर्क सर्टिफाई करता वो टोटल वैल्यू को ध्यान में रख के बताता कि भी अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 10 करोड़ का, उसके हिसाब से 6 करोड़ 60% काम हो गया तो वर्क सर्टिफाई करेगा 6 करोड़, वो कॉस्ट थोड़ा है। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन उसने क्योंकि दिया नहीं, ये आप कॉस्ट पे ही मेजर करते हो, तो बड़े होंगे ना, ये कॉस्ट रहता है। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशनशिप है मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है तो आगे बढ़ो कि रिपीट कर दूं? ये आपका ईयर एंडिंग है, तो आर्किटेक्ट से अगर आपने ये डेट पे वर्क सर्टिफाई कराया तो वर्क अनसर्टिफाइड विल बी 0, समझ रहे? और होता क्या है, कोई वो ईयर एंडिंग में जब अपन उससे वर्क सर्टिफाई कराएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो उससे वर्क सर्टिफाई कराया अपन ने ये डेट पे, वर्क सर्टिफाइड करा लिया आर्किटेक्ट से। अब 10 दिन का 5 दिन का और काम हो गया, तो अब इतने से काम के लिए अपन फिर से आर्किटेक्ट से नया वर्क सर्टिफिकेशन नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम लगता, पैसा लगता है, बराबर? तो इतने दिन में भी तो काम हुआ है, मतलब खर्चा तो हुआ है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, समझ रहे? यानी ईयर एंड तक सर्टिफिकेशन के बाद आपका काम चालू है, बड़ो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू में नहीं आया, पर खर्चे तो हो गए हैं, तो इसीलिए उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ये होता है। तो ये तो कॉस्ट है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहती है, यानी प्राइस का हिस्सा रहता है। बट क्योंकि उस क्वेश्चन में कॉस्ट इनकर्ड दिया नहीं है, 2-3 बार ऐसी गलती की है क्वेश्चन बनाने वालों, ये हाल रहते इनके।
यानी गलत कंसेप्ट। अभी अगर ये आपको नहीं बताऊंगा तो आप तो क्या समझेंगे, कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल टू टोटल ऑफ दिस, जो कि गलत है। ये कॉस्ट इनकर्ड नहीं है, बट क्योंकि वहां मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे इसको।